हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से गुप्त साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था के विषय में चर्चा करूंगी। इससे संबंधित मैंने अपने यूट्यूब चैनल में पार्ट 1 इसका अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं आगे आप लोगों से इसी संबंध में चर्चा करूंगी। यदि हम यहाँ पे गुप्त काल के सामाजिक व्यवस्था के विषय में बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में उपजातियों का उदय हुआ था तथा दासों की जो स्थिति रही थी वो किस प्रकार से रही थी। आज के इस वीडियो में मैं आगे इसी पर चर्चा आपसे बढ़ाते हुए इसके विषय में और अधिक बात करूंगी। यदि हम द सोशल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड के विषय में बात करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस समय समाज में उपजातियों का उदय हुआ था। साथ ही साथ जो स्लेवरी सिस्टम है उसने भी अपने जड़ें मजबूत कर ली थी। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो जाति व्यवस्था थी वह भी जटिल होती चली गई थी। अब इसी के विषय में आगे और आप लोगों से बात करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने गुप्त काल में उपजाति की बात की थी। सच तो यह है कि गुप्त काल में उपजाति बढ़ने के दो कारण रहे थे। पहला कारण यह था कि बड़े पैमाने पे विदेशियों को वर्ण व्यवस्था में समायोजित किया जा रहा था। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं जो इसके पीछे दूसरा कारण रहा था वह यह था कि बड़ी संख्या में कबीलाई जनसमूह के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लिया गया था। गुप्त काल में सामाजिक स्थिति के संदर्भ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा वरामिहिर की बृहद संहिता से हमें पता चलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए गुप्त काल में अलग अलग बस्तियों की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे यदि हम बात करें कि न्यायिक प्रक्रिया के विषय में तो हमें यह पता चलता है कि न्यायिक प्रक्रिया में ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की परीक्षा अग्नि से, वैश्यों की परीक्षा जल से तथा शूद्र की परीक्षा विष से की जाती थी। गुप्त काल में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। गुप्त काल में ब्राह्मणों के संदर्भ में ह्वेन-सांग के द्वारा यह लिखा गया है कि समाज में ब्राह्मणों को अत्यधिक हम देखते हैं कि सम्मान प्राप्त था तथा उन्हें उपाध्याय और आचार्य कहकर भी संबोधित किया जाता था। ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य थे: अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान प्राप्त करना, दान देना। ब्राह्मणों के संदर्भ में एक यहाँ पे हमें जानकारी जो प्राप्त होती है कि 1144 ईस्वी के चालुक्य नरेश कुमार पाल का लेख जो उपलब्ध हुआ है उसमें ये उल्लेखनीय तथ्य हमारे समक्ष आता है कि ब्राह्मणों के द्वारा भी व्यापार किया जाता था। मृच्छकटिकम के नायक चारुदत्त जाति से ब्राह्मण थे जो वाकाटक वंश के राजा भी बने थे। यद्यपि गुप्त काल में जाति प्रथा इतनी जटिल नहीं रह गई थी जितनी परवर्ती काल में विद्यमान रही थी। दंड व्यवस्था गुप्त काल में वर्ण विशेष पर आधारित होती थी। इसका उल्लेख हमें महाभारत के शांति पर्व से मिलता है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे देश से निकाल दिया जाएगा। नारद ने चोरी करने पर ब्राह्मण को सबसे अधिक आपराधिक रूप से दोषी बताया है, वहीं चोरी करने पर शूद्र का अपराध इसके लिए सबसे कम बताया गया है। इतिहासकारों द्वारा ब्राह्मणों के लिए क्षत्रियों के समान गुप्त काल में कार्य करने के संदर्भ में मयूर श्रमण नाम के ब्राह्मण को आधार माना गया है जो अपने गुरुजनों के साथ वेदों का अध्ययन करने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए कांची गया था, परंतु वहां एक अश्वारोही सैनिक से झगड़ा होने पर उसने क्षत्रियों की भांति शक्ति का प्रयोग करते हुए कांची के पल्लव राजा के राज्य के एक प्रदेश पर अपना अधिकार कायम करते हुए एक स्वतंत्र राज्य वहां पे स्थापित कर लिया था। तथा यहाँ पे इसी के साथ हम देखते हैं कि जो कदम वंश है इसकी भी नींव रखी गई थी। 18 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। आगे यदि हम और इसके विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम में इस बात का वर्णन है कि गुप्त काल में ब्राह्मण और शूद्र एक ही कुएं से पानी भरते थे। नरसिंह पुराण में शूद्रों को कृषि करने की अनुमति दी गई थी तथा वैश्य वर्ण के कर्म कृषि और व्यवसाय रहे थे।
और यही कारण है कि उन्हें सार्थवा, वनिक तथा सृष्टि भी कहा जाता था। गुप्त काल में स्त्रियों की समाज में स्थिति पुरुषों के समान तो नहीं थी, फिर भी उन्हें पर्याप्त सम्मान, इज्जत और अधिकार प्राप्त थे। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को संपत्ति पर अधिकार दिया जाता था। यहाँ तक कि गुप्त काल के राजाओं के राज दरबार में भी रानियों की पहुंच हुआ करती थी। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में रही थी। यदि हम गुप्त काल में विवाह की उम्र को देखते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों का विवाह हो जाता था। याज्ञवल्क्य की स्मृति में इस बात का उल्लेख किया गया है कि लड़कियों के उपनयन एवं वेदाध्ययन का निषेध किया गया है। विधवा विवाह के संदर्भ में बात करें तो हमें जानकारी मिलती है कि विधवा विवाह के समर्थन में नारद एवं पराशर का उल्लेख यहाँ पे हमें इस संबंध में प्राप्त होता है। परंतु विधवा विवाह का विरोध बृहस्पति के द्वारा किया गया है। विष्णु, याज्ञवल्क्य तथा बृहस्पति से हमें यह जानकारी मिलती है कि विधवा को संपूर्ण संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। इसके विपरीत हमें यह भी जानकारी मिलती है कि विधवा को संपत्ति प्रदान करने के अधिकार का विरोध मनु, नारद और कात्यायन के द्वारा किया गया है। नारी की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में जब हम गुप्त काल में सती प्रथा का अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा के संदर्भ में प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। जब गोपराज नाम के सेनापति की पत्नी के पति के साथ सती होने का वर्णन इसमें हमें प्राप्त होता है। अगर हम गुप्त काल में पर्दा प्रथा के संदर्भ में बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि फाइहान और ह्वेनसांग के द्वारा पर्दा प्रथा के विषय में हम ये कह सकते हैं कि कोई वर्णन हमें यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर हम कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम को देखें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि इसमें संभ्रांत परिवार की महिलाओं के पर्दा करने की चर्चा इसमें हमें मिलती है। गुप्त काल में देवदासी प्रथा के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि गुप्त काल में देवदासी प्रथा प्रचलन में रही थी। तो यहाँ पे जितने भी हम कह सकते हैं कि जो कुप्रथाएं माने जाती हैं महिलाओं से जुड़ी हुई, जैसा कि सती प्रथा है और यहाँ पे देवदासी प्रथा, दोनों का ही प्रचलन हम देखते हैं कि गुप्त काल में हुआ था। सामाजिक स्थिति के विषय में यदि हम बात करें महिलाओं का तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं रही थी और साथ ही साथ अध्ययन अध्यापन में किन वर्ग की महिलाओं को जोड़ा जाता था या उन्हें करने दिया जाता था, ये भी यहाँ पे एक विवाद का विषय बना हुआ है। इसके साक्ष्य में कालिदास के मेघदूत से प्राप्त होता है कि कालिदास के मेघदूत में महाकाल उज्जैन मंदिर में देवदासियों के संदर्भ में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो कालिदास की जो मेघदूत है उससे भी हमें देवदासी प्रथा के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। देवदासी प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें बनारस के पास रामगढ़ से प्राप्त गुफा अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल सामाजिक व्यवस्था के रूप में वैवाहिक संबंध विवाह को महत्वपूर्ण माना गया है। इस संदर्भ में गुप्त काल में हमें यह देखने को मिलता है कि एक पत्नी विवाह ही गुप्त काल में मुख्य रूप से प्रचलित रही थी। बहुविवाह के संबंध में यदि हम बात करें तो बहुविवाह कुछ लोगों को द्वारा किए जाने का उदाहरण भी मिलता है। तो यहाँ पे ये देखते हैं हम कि जो कुरीति है महिलाओं के साथ जुड़ी हुई बहुविवाह प्रथा की, उसके साक्ष्य भी हमें गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। हालांकि फिर भी हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो प्रचलित रही थी प्रथा वो एक पत्नी विवाह की ही रही थी। सामाजिक जीवन में प्रायः गुप्त काल में लड़की के लिए लड़के का चयन लड़की के माता पिता के द्वारा ही किया जाता था। यद्यपि कुछ उदाहरण लड़के लड़कियों के स्वेच्छा से स्वयं विवाह करने की भी प्राप्त होती है। गुप्त काल में विधवा विवाह एवं अंतरजातीय विवाह भी प्रचलन में रहा था। साथ ही साथ अनुलोम प्रतिलोम विवाह का भी प्रचलन गुप्त काल में रहा था, ऐसी हमें जानकारी मिलती है। अगर हम अनुलोम विवाह का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि इस विवाह के अंतर्गत निम्न वर्ग की कन्या का विवाह उच्च वर्ग के वर के साथ होता था। तो यहाँ पे जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का जो प्रचलन है उसके साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। वो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है
कि इसे बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था अगर निम्न वर्ग की कन्या अगर उच्च वर्ण के वर से विवाह कर ले। विधवा विवाह के विषय में भी हम कह सकते हैं कि हमारे समक्ष अलग अलग यहाँ पे राय आते हैं। लड़के लड़कियों के स्वेच्छा से विवाह के संबंध में भी हमें जो है जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि फिर भी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जितनी जटिल होती जा रही थी जाति व्यवस्था, उस अनुसार विवाह के प्रचलन तथा विवाह जो होता था उस समय, उसमें भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जटिलता उस समय समाज में विद्यमान रही थी। स्मृति ग्रंथ में इस तरह के विवाह को मान्यता दी गई है। अगर हम यहाँ पर आगे और चर्चा करें गुप्त काल में के विषय में, तो गुप्त काल में स्वयंवर प्रथा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वयंवर जो प्रथा रहा है वो हम वैदिक पीरियड के समय से ही हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं, और इसका हम कह सकते हैं कि अनुसरण जो है या इसको फॉलो करने का जो कार्य था वो गुप्त काल में भी होता था। सामाजिक जीवन में विवाह के संदर्भ में कालिदास के द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जिनमें ब्राह्मण, प्रजापत्य, आर्ष, देव, आसुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच रहे थे। इसमें सभी जो हैं विवाह जितने 8 प्रकार के जो बताए गए हैं, ये सब जाति से ही संबंधित है या वर्ण से संबंधित है कि किस वर्ण की जो महिलाएं हैं वो पुरुष से विवाह कर रही हैं, उसी के आधार पे इसे 8 प्रकारों में बांटा गया है। सामाजिक जीवन में यदि हम बात करें और अधिक विवाह के विषय में या किस प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलन में रहे, तो इनमें समाज में प्रथम 4 विवाह उत्तम माने गए हैं या माने जाते थे, तथा अंतिम 4 विवाहित व्यवस्था को हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जाति व्यवस्था जटिल हो गई थी, ठीक उसी प्रकार हम ये भी देखते हैं कि जो विवाह होते थे उस समय समाज में, उसके संदर्भ में भी हमें यहाँ पे जटिलता ही दिखाई देती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो है यहाँ विवाह वह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई होती है, और यही कारण है कि हमें इस समय 8 प्रकार के विवाह के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और यह सामाजिक जटिलता जो रही थी उस समय गुप्त काल में, उसे भी दर्शाने का कार्य करती है। यदि हम सदाचारिता के विषय में बात करें तो गुप्त काल के सामाजिक व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि गुप्त काल में समाज में रहने वाले लोग साधारण जीवन में नैतिकता का पालन किया करते थे। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फायहान के द्वारा भी जो है इसका उल्लेख किया गया है कि गुप्त काल में जो लोग थे या जो वहाँ की सामाजिक संरचना उस काल की रही थी, उस समय लोगों में नैतिकता जो है वह विद्यमान रही थी, और इसका पालन जो है साधारण जीवन या हम कह सकते हैं जो साधारण वर्ग के जो लोग रहते थे उनके द्वारा भी किया जाता था। उनका जीवन सामाजिक आदर्शों के अनुरूप भी होता था, और साथ ही साथ समाज जो है वो बंधा हुआ होता था नियम के अनुसार, और लोग उस पर चलना भी पसंद करते थे। और शायद यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रहा था गुप्ता एम्पायर का, क्योंकि उस समय न्याय व्यवस्था को भी बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया था, और पुलिस व्यवस्था को भी इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा जो है नैतिकता का पालन होता था, तथा जो सामाजिक आदर्श जो बनाए गए थे जिसे सभी लोगों को पालन करना होता था, इसका भी हम देखते हैं कि अनुसरण लोगों के द्वारा किया जाता था। समाज के लोगों में सदाचार, सत्य, सम्मान देने की भावना, अहिंसा के गुण विद्यमान रहे थे। जैसा कि मैंने अभी कहा आप लोगों से कि समाज में उस समय सदाचारिता विद्यमान रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि सत्य को मानने वाले लोग, सम्मान देने की भावना तथा अहिंसा के गुण लोगों में विद्यमान रही थी। और ये दिखाता है कि कोई भी समाज जहाँ पे आप सदाचार की बात करते हैं या सत्य की बात करते हैं या सम्मान देने की भावना की, तो यहाँ ये निश्चित ही कहा जा सकता है कि समाज में उस समय जितने भी लोग रहे थे, किसी भी वर्ण के साथ में जुड़े हुए हों, समाज के जितने भी नियम बनाए हुए थे उसका पालन करने में ही विश्वास करते थे। और यही शायद कारण रहा हो कि उस समय जो उन्नत नैतिकता हम कह सकते हैं लोगों में विद्यमान भी रही थी। यदि हम यहाँ पे इस संदर्भ में फायहान के विषय में बात करें तो फायहान ने कहा है कि जनता में अपराध करने की भावना नहीं थी, जनता सुखी, संतुष्ट और समृद्ध रही थी। फायहान जो है वो ट्रैवलर रहे थे गुप्त एम्पायर के समय, और इनके द्वारा बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि हमें जानकारी जो है उस समय के शासकों के
संदर्भ में तथा उस समय की जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति रही थी उसके संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और फाइहान का ये उल्लेख करना कि जनता में अपराध करने की भावना ही नहीं थी तथा जनता सुखी थी और संतुष्ट थी तथा समृद्ध थी, ये बताता है गुप्त काल के विषय में कि उस समय जो सामाजिक स्थिति रही थी वह उन्नत रही थी और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था भी उन्नत रही होगी गुप्त शासकों के अधीन। इसलिए उसने फाइहान ने यहाँ पे जो जनता रही थी उस समय की उसे समृद्ध भी बताया है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को गुप्त काल के सामाजिक स्थिति के विषय में यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये दोनों ही वीडियोस मेरे पसंद आए हों सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।